पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी ये संकेत दे रहा है कि भारतीय बाजारों में गैप डाउन ओपनिंग होगी और देखिए एशियाई बाजारों से भी कमजोर संकेत है। 82 अंक नीचे इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 8600 के काफी नीचे हम खुलेंगे और नजरें रहेंगी कहीं 8500 के स्तर को भी हम तोड़ ना दें। तो आज चिंता की बात है। जापान का बाजार देखिए 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहा है, 1% नीचे है। चाइना के मार्केट्स में आधे % की गिरावट है। हांगकांग के बाजार कमजोर हैं और यूएस के मार्केट्स ने भी बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया। 100 अंक नीचे जाकर डाउन ने समाप्ति दी। तो दुनिया भर से संकेत अच्छे नहीं। इवन यूरोप के मार्केट्स में कमजोरी देखने को मिल रही है और चिंता सबको यही कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं अगले हफ्ते 8 तारीख को यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। वोटिंग है 8 तारीख को, 9 तारीख को भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे, यानी इसी समय अगले हफ्ते सुबह सुबह रिएक्शन देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो ग्लोबल इवेंट की बात हुई, लेकिन अब हमारी नजर है कि रुपया कैसे खुलता है और घरेलू बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर जो होने वाला है वो है दरअसल जीएसटी। आप इसे किस तरह से रीड कर रहे हैं अमरीश? क्योंकि देखिए कल 2 दिन की बैठक जीएसटी के ऊपर शुरू होने वाली है। तीसरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और चर्चा है कि इस मीटिंग में शायद एक आम सहमति बन जाए। जीएसटी का रेट क्या होगा? 4 स्ट्रक्चर के रेट की बात हो रही है, लेकिन बाजार जो है वो चिंतित है कहीं सेस ना आ जाए सिगरेट पर, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर। ये बताइए, अगर सिगरेट के ऊपर सेस लगाने की बात होती है तो क्या आईटीसी निराश हो सकता है? क्या वहां पर प्रेशर बन सकता है आज? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड लुक फॉर इज अ डिसीजन, क्योंकि डिसीजन जो एक्सपेक्टेड था लास्ट मंथ वो शायद अभी नेक्स्ट 2 दिन में आएगा। यदि नेक्स्ट 2 दिन में भी डिसीजन नहीं आता है कुछ भी एंड वो टल जाता है फॉर लाइक इट गेट्स पोस्टपोन टू पॉसिबली अनदर 3 or 4 weeks later, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट नेगेटिव फॉर द मार्केट्स, क्योंकि पीपल आर लुकिंग फॉर सम डिसीजन। Secondly, यदि जो rates are announced and we have a very high sin tax, जो शायद cigarettes पे पड़ सकता है, in that case it will be negative surely for companies like VST and ITC. पर मुझे लगता है कि possibly the rates may not be much higher than what it is right now. Already the rates are very high. शायद उससे ज्यादा ना हो। ओके, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी जिस पर बाजार की नजर रहेगी और तमाम ट्रेडर्स की भी। इस बीच प्री ओपन सेशन की शुरुआत होने वाली है और आपके सामने एशियाई बाजार की तस्वीर एक बार फिर लेकर आते हैं। जब पिछली बारी हमने देखा था निकेई के मूव में कोई बदलाव नहीं, 200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान। यहां पर हैंगसेंग इनफैक्ट ज्यादा मार खाता हुआ दिखाई दिया है। वो इंडेक्स करीब 300 पॉइंट की गिरावट इसमें। और बाकी के शेयर बाजार में भी अगर आप देखें, स्ट्रेट टाइम्स हो यानी कि सिंगापुर का मार्केट हो या फिर चाइना के मार्केट, वहां पर बिकवाली के साथ ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो भारतीय बाजारों की शुरुआत अब नेगेटिव टेरिटरी में 100 पॉइंट नीचे खुला है, 8531 के आसपास इनफैक्ट ट्रेड और 8555 इनफैक्ट 8500 को भी टेस्ट करता हुआ ये फिलहाल इंडेक्स दिखाई दिया है। 100 पॉइंट नीचे सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ और जैसे हम बता रहे थे कि बैंकिंग काउंटर्स में बिकवाली का दबाव जारी रह सकता है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की कमजोर शुरुआत हुई है। एशियन पेंट्स में कमजोरी के साथ ट्रेड खुलता हुआ दिखाई दिया है। एचडीएफसी में भी अब सेल साइड की पोजीशंस एक्टिव होती हुई प्री ओपन सेशन में ये संकेत आते हुए एलएनटी, रिलायंस, आईटीसी, ये तमाम दिग्गजों की ओर से कमजोर शुरुआत के पूरे आसार बनते हुए फिलहाल ट्रेड में दिखाई जरूर दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि 8550 के ऊपर कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत होती है या फिर एक बार वो लेवल्स भी टेस्ट होंगे। बिल्कुल, अब तो उस पर नजरें बनी रहेंगी। मॉयल देखिए जिस तरह से 3 महीने से लगातार ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, उसका फायदा मॉयल के स्टॉक को आज मिलेगा 2.5% मजबूती के साथ। प्री ओपनिंग सेशन संकेत दे रहा है, लेकिन आज मेटल्स के लिए थोड़ा मुश्किल भरा दिन रह सकता है। और आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन, हालांकि अभी ये रेट स्टेबल होंगे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आए, उस पर बात करते हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज, जिसका अभी जिक्र अमरीश भी कर रहे थे, चार्ट देखकर बताइए किरण, ये कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हालांकि इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, राधाकृष्ण दमानी जी के पास 26% की हिस्सेदारी है। नतीजे ठीक दिख रहे हैं, मुनाफा 11% बढ़ा है और इनकम में 13% का इजाफा देखने को मिला है। बीएसटी इंडस्ट्रीज कैसा लगता है? चार्ट्स देखकर आपको क्या फील आ रहा है?
हेमंत जी, इसने करीबन अगस्त के लास्ट हफ्ते से एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करता नजर आ रहा था। ऑन द हायर साइड 2400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो कि कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टूटा हुआ देख रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। 2400 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और इजीली हम ये 2650, 2700 तक जाते हुए देखेंगे आते कई हफ्तों में, महीनों में। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बेट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चार्ट पैटर्न कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। एक इसके पहले इसने एक मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट दिया था करीबन 2000 के लेवल्स पे, उधर से एक अच्छा छलांग लगाया। तो बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट बेट बिल्कुल बनता है। चलिए, निवेश के लिहाज से एक बढ़िया शेयर रह सकता है और 1.5% ऊपर खुला है। नंबर्स के बाद आज पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। इस बीच आप देखिए किस तरह की शुरुआत करेंसी मार्केट की होती हुई दिखाई दी है। कल दिन की समाप्ति 66 रुपए 71 पैसे के आसपास हुई थी। आज शुरुआत हो रही है 66 रुपए 79 पैसे के करीब, यानी कि कमजोरी बढ़ती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है रुपए में। ये फिलहाल संकेत आपकी स्क्रीन पर आते हुए, और ऑफकोर्स देखना होगा कि यहां से आगे क्या ट्रैजेक्टरी रहती है रुपये की चाल की, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है स्पेशली ग्लोबल इवेंट्स के बीच। लेकिन आज के सत्र में कौन से वो टॉप स्टॉक्स है जो आपके रेडार पर रहेंगे? आज सुबह स्टॉक 2020 में नीरज और हेमंत ने अपनी टीम चुनी 10-10 खिलाड़ियों की। उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर आ। पूरी टीम पे अपनी नजर डालते हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से मेरा खरीदारी पे आज फोकस नहीं है। यहाँ पे कुछ सेल साइड के स्टॉक्स पे हमने रखे हैं। आईटीसी, ब्रिटानिया, व्हीट महंगा होने की वजह से इसमें कमजोरी देखने को मिलेगी। इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक दो और शॉर्ट के खिलाड़ी होंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट काफी कमजोर दिख रहा है, खासतौर पे आईटी शेयरों के लिए। लेकिन डाबर ने अफ्रीका में एक पोजीशन किया है, वो इसके लिए पॉजिटिव है। एमसीएक्स में गोल्ड का ऑप्शंस विद इन ए मंथ शुरू होगा, वो पॉजिटिव है। बोल्टेक पैकेजिंग ने अपने जो नतीजों के बाद गाइडेंस दिया है वो बहुत इंप्रूव किया है, तो वहां पे एक तेजी बन सकती है। अनंतराज में कई सारे मल्टीपल ट्रिगर हैं, इसलिए वहां पे खरीदारी करिए। और फर्स्ट सोर्स नतीजे बहुत बेहतरीन पेश किए, इसलिए इसके सेलेक्टर्स को लगता है कि एक खरीदारी बनती है। और एसजेवीएन सरकारी क्षेत्र में लगता है कमजोरी के बाजार में ये भी एक हैज होते हैं, तो यहाँ पे भी खरीदारी बनती है। 4 गेंदबाज हमारी टीम में भी हैं और 6 बल्लेबाजों को आज शामिल किया है। ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह से अनिश्चितता देखने को मिल रही है, आज गेंदबाजों को भी मौका दिया गया है। लेकिन आप देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर घरेलू बाजारों के लिए हो सकता है जीएसटी काउंसिल की तीसरी बैठक, जो 2 दिन की है, जो कल से शुरू होने वाली है। तो गति पर नजर रखिए, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर नजर रखिए। बाजार में कहीं भी रिकवरी देखने को मिलेगी तो ये थीम एक्टिव होगा, और ये थीम के सिक्के चलते आप देखते हैं लॉजिस्टिक्स स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। ग्लोबल गोल्डन टबैको के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अगर सरकार ये फैसला ले लेती है कि अतिरिक्त सिन टैक्स नहीं लगाया जाएगा सिगरेट पर, अल्कोहल पर, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर, तो फिर ये राहत की बात होगी सिगरेट कंपनियों के लिए। और वॉल्यूम ग्रोथ तो आपने देखा ही है आईटीसी की किस तरह से देखने को मिली, और दूसरी वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों की किस तरह से देखने को मिली है। तो यहां पर रखिए नजर, जेएसपीएल में दबाव देखने को मिल सकता है। देखिए, मेटल्स आज शायद पिट सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स के साथ ये जनरली चलते हैं, और ग्लोबल मार्केट की तस्वीर अच्छी नहीं दिख रही है। टाटा स्टील पर भी इसलिए बिकवाली करने की राय में सिलेक्टर्स की तरफ से निकल कर आई है। डोनाल्ड ट्रंप का डर जो है वो आज भी हावी रहने वाला है मार्केट्स के ऊपर, और आप देखिए इसीलिए आज आईटी कंपनियों के ऊपर बेरिश हुए हैं मेरे सिलेक्टर्स। टेक महिंद्रा पर रखिए नजर, यहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। गार्डन सिल्क जैसे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। मंगलम टिम्बर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जीएसटी का प्ले ये भी है, और सोने में जिस तरह से अच्छी रैली देखने को मिली है ओवरनाइट, क्योंकि डर है कहीं डोनाल्ड ट्रंप जीत ना जाए इस बार अमेरिका में। अब देखिए, डेक्कन गोल्ड माइन जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। एचडीआईएल में हालांकि मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं बेचकर आज चलना चाहिए। तो ग्लोबल मार्केट की तस्वीर अच्छी नहीं दिख रही है, और देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स अब सेटल होने वाले हैं। एक कमजोर शुरुआत भारतीय बाजारों की होगी, और टाटा मोटर के नंबर्स जो हैं वो अमेरिका के आए तो अच्छे हैं सेल्स के, लेकिन आप देखिए ये शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हो तो जनरली टाटा ग्रुप के स्टॉक्स दबाव में रहते हैं। टाटा स्टील में भी 3% की गिरावट के साथ आज ओपनिंग होगी। आईटी सेक्टर के ऊपर एक राय लेना चाहता हूं। नितिन, 52 वीक लो पर देखिए ये सूचकांक पहुंच गया। इन्फोसिस ने कल नया 52 वीक लो बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप का डर तो सबको है ही। आईटी सेक्टर क्या सेफ शॉर्ट कैंडिडेट हो सकता है या देर हो चुकी है? देखिए हेमंत, इनफैक्ट आईटी सेक्टर को हम लोग काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं जिस दिन से इन्फोसिस और टीसीएस का रिजल्ट आया है।
और इनफैक्ट इसमें जब इन्फोसिस और टीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें हमने अपने क्लाइंट्स को सेल रिकमेंडेशन भी दिया था और वहां पे खास बात ये थी कि जो ऊपर की कॉल राइटर काफी एक्टिव थे। एक रिजल्ट जिस दिन आया उसके 2-3 दिन में करीब 6 करोड़ के प्रीमियम्स बेचे गए थे इन्फोसिस में, जो कि पिछली बार एक्सपायर हो गई और सारी की सारी 1030 1050 की कॉल्स में राइटिंग हुई थी। तो जो पूरे के पूरे ऑप्शन राइटर्स हैं वो कॉल में काफी एक्टिव हैं, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में कम से कम अपसाइड नहीं है, क्योंकि अगर कॉल राइटर ऊपर एक्टिव है तो उन्हें रिस्क कॉल राइटिंग में नजर नहीं आ रहा है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल सेक्टर का ट्रेंड डाउन है और टाइम डिके को खाना काफी आसान हो रहा है आईटी सेक्टर्स में। तो मेरे ख्याल से अगर आप कॉल राइटिंग के लिए आपके पास मार्जिन है तो ऊपर के कॉल राइट करके प्रॉफिट इनफैक्ट इन्फोसिस और टीसीएस दोनों में बनाया जा सकता है। अगर आप पोजीशन वाइज एंड रोल ओवर्स देखते हैं तो दोनों स्टॉक्स में इन्फोसिस और टीसीएस में खास तौर से शॉर्ट रोल ओवर्स हैं, पूरे आईटी पैक में शॉर्ट रोल ओवर है। और कल के दिन में हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट एडिशन खास तौर से इन्फोसिस और टीसीएस में काफी अच्छा देखा है। इन दोनों में करीब 5% और 4% टीसीएस में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। स्टॉक में गिरावट है तो मुझे लग रहा है शॉर्ट पोजीशन फिर से बनाई गई है। तो इनफैक्ट अगर दोनों में एक स्टॉक में मुझे शॉर्ट करना हो तो टीसीएस ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फोसिस में गिरावट आ चुकी है। कल टीसीएस में शॉर्ट बिल्डअप ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ है तो मुझे लग रहा है कि टीसीएस करीब 2300 के आसपास शॉर्ट टर्म में आ जाना चाहिए 2-3 दिन के व्यू के हिसाब से। और इन्फोसिस में करीब 950-955 का एक सपोर्ट लेवल है, वहां तक ये गिर सकता है। ओके, तो ये फिलहाल रहा है, कुछ कमजोरी के अंश देखने को मिल सकते हैं टेक्नोलॉजी स्पेस में। तो शॉर्ट पोजीशन बनाने से फायदा जरूर होगा, स्पेशली टीसीएस के शेयर में। वोल्टास एक स्टॉक का जो इनफैक्ट प्री ओपन सेशन में इनफैक्ट 10% नीचे खुला, फिलहाल 2% तक की गिरावट दिखा रहा है। और ये जो रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की, अमरीश इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। इन्होंने अंडर परफॉर्मर की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट जो है अब 315 का रखा है और उनका मानना है कि जो कॉम्पिटिटर्स की रीच है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है और वही एक सबसे बड़ा थ्रेट है। मिडल ईस्ट मार्केट में जो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही थी वहां पर भी अब कुछ प्रेशर आने के पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोल्टास पर कॉल क्या रहेगा? क्या आपको लग रहा है एक गहरे करेक्शन के दौर से गुजर सकता है ये काउंटर? गहरा करेक्शन शायद नहीं हो, बिकॉज वट एवर सेड एंड डन द मार्केट इज एक्सपैंडिंग, सो आई थिंक ओवरऑल देयर कुड बी अ स्मॉल करेक्शन I mean along with the market, जो मुझे लगता है कि maybe about 5 to 7% sort of a correction could happen, but I really don't see a major cut from here. Okay. All right. मार्केट पर नजर रखिए, करीब 200 अंक की गिरावट के साथ देखिए सेंसेक्स शुरुआत करने वाला है और एसजीएक्स निफ्टी जो संकेत दे रहा था 80 अंक नीचे खुलेगा। निफ्टी बिल्कुल हूबहू देखिए वहीं पर निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। 8550 के नीचे निफ्टी की शुरुआत होने वाली है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी कमजोर होने वाला है। एक चीज पर और रखिएगा नजर, डाउ फ्यूचर्स पर देखिए कल गिरावट हो चुकी है यूएस में और अगर आज भी गिरावट होती है तो फिर शायद 18,000 का स्तर जो है वो यूएस में डाउ ना दिखा पाए और उसके नीचे जाकर समाप्ति भी दे सकता है, जिस तरह से अनिश्चितता वहां पर बढ़ी हुई है। आप देखिए इस समय भी डाउ फ्यूचर्स यही संकेत दे रहे हैं कि आज भी जब यूएस के मार्केट्स खुलेंगे तो वो मुश्किल भरा सेशन उनके लिए हो सकता है। तो अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं और ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स में ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। टाटा स्टील, टाटा मोटर ये दबाव के साथ खुलेंगे। साथ ही देखिए टेक महिंद्रा में भी करीब 2.5% की कमजोरी के साथ ओपनिंग होने के संकेत मिल रहे हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट देखने को मिलेगी। तो आज सेक्टर के जो दिग्गज स्टॉक्स हैं वो कमजोरी के साथ खुलेंगे, ये समझ में आ रहा है। 4 मिनट बचे हैं बाजार खुलने के लिए। मेजेस्को के नतीजे जो अच्छे आए हैं उसका असर मेजेस्को में देखने को मिल सकता है। 4% के इजाफे के साथ ये खुलेगा और जहां खबरों का असर है मॉइल जैसे शेयर देखिए ये मजबूती के साथ खुलने वाले हैं, लेकिन देखना होगा खुलेंगे तो मजबूती के साथ क्या टिक पाएंगे ऊपर में। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर्स बेहद खराब आए, 13% के बड़ा कट यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरह के संकेत देखे जा रहे हैं और मेटल शेयरों के लिए जैसा कि हम आपको बता रहे थे आज मुश्किल भरा दिन है। सेल में देखिए 2.5% की गिरावट के साथ ओपनिंग होगी। जेएसपीएल जैसे शेयर 1.5% नीचे खुल सकते हैं। ये संकेत प्री ओपनिंग सेशन को देखकर आज समझ में आ रहे हैं हर्षदा। जी हाँ, और इनफैक्ट टाटा मोटर्स के डीवीआर पर एक टेक चेक में किरण से लेना चाहूंगी, क्योंकि किरण यहाँ पर आप देखिए मेजर स्लाइड के पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से डीवीआर ज्यादा पिटेगा ऐसे चांसेस हैं। आपको क्या दिख रहा है?
मोटर्स डीवीआर में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन 330 लेवल्स पे है, इसके नीचे जाते हुए नहीं देख रहा हूं। और अगर हम 345 नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड करेंगे तो टारगेट्स करीबन 330 के देखने को मिल जाने चाहिए, पर 330 के लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस कवर कर लेने की सलाह होगी टाटा मोटर डीवीआर पे। और टाटा मोटर के बारे में बात करें तो टाटा मोटर में मुझे लगता है कि इधर से सपोर्ट बहुत नजदीक है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है करीबन 515-516 लेवल्स, इसके नीचे जाते हुए मैं नहीं देख रहा हूं। तो ये अगर लेवल्स आते हैं तो अगर किसी के शॉर्ट पोजीशन से तो कवर कर लेने चाहिए। चलिए, तो आज नतीजों के लिहाज से कोई बहुत बड़ा दिन नहीं है। कुछ मिड कैप कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं और निफ्टी की एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अब नतीजों का इंतजार साफ तौर पर नितिन, आप देखिए पीएसयू बैंकों से होने वाला है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा आईसीआईसीआई बैंक से खास तौर पर, लेकिन आप बताइए पीएसयू बैंक्स में पोजीशंस अब तक किस तरह की बनी हुई हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं आज सबसे ज्यादा कमजोरी के साथ अगर एक सेक्टर खुल सकता है तो वो पीएसयू बैंकिंग पैक है, और नतीजे अभी आए नहीं है। पीएनबी के नतीजे शनिवार को आने वाले हैं। बाकी बैंक्स कब नंबर्स पेश करें ये अभी क्लैरिटी ज्यादा है नहीं। पीएसयू में आपको कौन सा बैंक सबसे कमजोर लग रहा है? देखिए, पीएसयू अगर लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस देखेंगे तो ज्यादातर पीएसयू कंसोलिडेट कर रहे हैं और ऊपर के ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कुछ न कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रही है और पीएसयू सारे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मेरा एजम्पशन है कि यहाँ पे जो भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो एक तरीके से शॉर्ट पोजीशन का हो सकता है। तो ओवरऑल जैसे आपने कहा कि करेक्शन आ सकती है, यस पीएसयू बैंक में यहाँ से अच्छी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट बैंक्स करेक्ट कर चुके हैं, बट पीएसयू में उतनी करेक्शन नहीं आई है। अगर आप पोजीशन वाइज देखेंगे तो कल सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कैनरा बैंक में है, करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और एक्सपायरी से अभी तक यानी 3-4 दिनों में 35% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो चुका है, यानी एक्सपायरी के बाद अच्छा खासा ओआई एडिशन है। तो अगर पूरे पैक में देखें तो हो सकता है सबसे वीकेस्ट आपको कैनरा बैंक हो सकता है, जो करीब नीचे 312 की क्लोजिंग है। आप यहां पे 295 तक का टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो इलाहाबाद बैंक में कुछ शॉर्ट पोजीशन बनती हुई नजर आई। तो मुझे अगर एक स्टॉक सेलेक्ट करना होगा पीएसयू में शॉर्ट करने के लिए तो मुझे लगता है कैनरा बैंक होना चाहिए। उसके बाद आपको पीएसयू में भी लेवल्स ट्रिगर नहीं हुए। पीएसयू अगर यहाँ पीएनबी अगर यहां से 1.5% भी गिरता है तो वहां पे एक ब्रेकडाउन दिखेगा, फिर हम नेक्स्ट पीएनबी में टारगेट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो बैंक्स हैं जो ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है तो बैंक्स में इन पर लीजिए, क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा खराब आज पीएसयू बैंक प्रदर्शन दिखाएंगे और उसके बाद मेटल सेक्टर और फिर ऑटो सेक्टर। एक भी सेक्टर इंडेक्स ऐसा नहीं होगा जो हरे निशान के साथ खुलने वाला है। तो तस्वीर भारतीय बाजारों की बेहद कमजोर नजर आ रही है, और श्रेय साफ तौर पर अगर आपको देना है तो ग्लोबल मार्केट्स को ही देना होगा। ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर बेहद कमजोरी भरी, और डाउ फ्यूचर्स आज भी यही संकेत दे रहा है कि खराब शुरुआत हो सकती है। चलिए, लेकिन किरण से ये पूछेंगे मार्केट खुलने के बाद कि क्या खुलने के बाद ट्रेड कॉन्ट्रा लिया जा सकता है या फिर और गिरावट देखने को मिलेगी? क्योंकि किरण कह रहे थे एक बार खुलने दे मार्केट को और उसके बाद ही निफ्टी में कम से कम कोई ट्रेड बनाना चाहिए। लेकिन अब बाजार खुलने में कुल देखिए 22 सेकंड बचे हैं, और टॉप लूजर्स की अगर बात करें तो वो टाटा स्टील, क्योंकि मेटल सेक्टर में दबाव देखने को मिलेगा, टाटा मोटर क्योंकि ग्लोबली लिंक्ड है, और डोनाल्ड ट्रंप का डर देखिए है आईटी सेक्टर को, तो टेक महिंद्रा। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन दिखाते हुए आज नजर आएंगे। 200 अंक नीचे सेंसेक्स खुलने की तैयारी कर रहा है। बाजार खुल चुके हैं और अब आप देखिए 250 पॉइंट 250 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट और गहराती हुई नजर आ रही है। 8,533 का स्तर आपको निफ्टी पर दिखेगा, तो करीब करीब 100 अंक नीचे इस समय निफ्टी पहुंच गया है, और सेंसेक्स में अब करीब करीब 300 पॉइंट की गिरावट। तो खुलने के बाद हम फिसल रहे हैं और तेजी से फिसल रहे हैं, और मिड कैप्स में ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखिए 1.25% नीचे। अब देखना होगा 8,500 का स्तर निफ्टी होल्ड करता है या इसके भी नीचे चला जाता है। जी हाँ, 100 अंक नीचे आपको इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी देखिए बड़ा कट देखने को मिल रहा है, 250 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में, 1.25% नीचे। ये सूचकांक भी एक भी सेक्टर इंडेक्स ऐसा नहीं है जो आपको हरे निशान में दिखेगा, और एक ही स्टॉक है निफ्टी का जो हरे निशान में है, वो है ल्यूपिन। बाकी सभी 50 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो तस्वीर बेहद कमजोरी भरी है। मेटल्स इस पूरी रैली, इस पूरी गिरावट को देखिए लीड कर रहे हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील, यहां पर गिरावट है। टाटा मोटर्स में करीब 2% का कट देखने को मिल रहा है। एसबीआई, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
बैंकिंग स्टॉक्स भी कमजोर हैं, सीमेंट के दिग्गजों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हर्षता, स्वतः कमजोरी। जी हाँ, बिकवाली गहराती हुई हेमंत। और आप देखिए जो मिड कैप काउंटर्स हैं जो हीरो बने थे इस पूरे रैली के, वहां पर सबसे ज्यादा मार आती हुई दिखाई दे रही है बैंकिंग काउंटर्स के अलावा। 200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लिख आएंगे क्योंकि वहां पर भी जाहिर तौर पर बिकवाली अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1% नीचे खुला है ये इंडेक्स। स्टॉक्स कौन से हैं जो पिट रहे हैं आज? तो टॉप लूजर्स मैं आपको बता दूं, जैसे हेमंत ने भी आपको ठीक बताया, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स बेहद खराब प्रदर्शन, 11% टूटा है काउंटर खुलते ही। इसके अलावा फ्यूचर एंटरप्राइजेज में 9% तक की गिरावट आती हुई। इनफैक्ट यहां पर कुछ फंड्स ने बिकवाली की है। साथ ही आप देखिए वीजा स्टील, ये काउंटर 6.5% नीचे। डायमंड पावर जैसे काउंटर्स में 6% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दी है। महामाया स्टील, ये कुछ एक्टिव काउंटर्स रहे हैं बीते कुछ दिनों में, वहां पर बिकवाली अब गहराती हुई। साथ ही आप देखेंगे बिल्ड का शेयर पिटता हुआ दिखाई दिया है। वेल्सपन एंटरप्राइजेज, उजास एनर्जी कल का आउट परफॉर्मर, गणेश हाउसिंग जैसे काउंटर्स में बिकवाली अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो मिड कैप शेयर है उनकी लिस्ट काफी लंबी है जहां पर नेगेटिव रिटर्न्स बनते हुए या फिर बिकवाली गहराती हुई। लेकिन जैसे आप कह रहे थे हेमंत कि मेटल्स ही है जो सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं, इसमें उत्तम गालवा, भूषण स्टील जैसे काउंटर देखिए लोग मौका ढूंढ रहे थे यहां पर बिकवाली करने का। और ये जो पहल हुई है कि तमाम देश, चाइना और दूसरे देश मिलकर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो भारतीय सरकार ने लागू की है उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर से एक मौका यहां पर बिकवाली का मिला है लोगों को और उसी पर ज्यादा फोकस करें। JNA एक्सेल्स भले ही नंबर्स ठीक रहे हों, स्टॉक 3.5% नीचे खुला है, लेकिन कोई रिस्पाइट नहीं है इस बाजार में। एक सेल कॉल इनफैक्ट किरण ने दिया था भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन पर, स्टॉक देखिए 3% नीचे खुलता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट किरण का टारगेट 825 to 820 था और उसी दायरे में अब फिसलता था। दो स्टॉक्स हैं जो मजबूत हैं। आप देखिए मेजेस्को जिसके नंबर्स अच्छे आए, 4% का इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। मॉयल जो 3 महीने से लगातार मैग्नीज ओर की कीमतें बढ़ा रहा है। आप देखिए ये 2% मजबूत है, 1% खुला मजबूती के साथ और यहां मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन NMDC जैसे स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जहां जहां खबरें हैं वो शेयर जरूर थोड़ा एक्टिव हैं, लेकिन गिरावट वाले शेयर ज्यादा हैं। और अगर आपको देखना है कि कितनी गिरावट है तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक बार देख लीजिए। 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 9 गिरने वाले शेयर हैं। तो स्थिति जो है वो बेहद कमजोरी वाली है। और PSU बैंक जैसा कि हम आपसे कह रहे थे इस गिरावट में सबसे ज्यादा गिरने वाले हैं। आप देखिए इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, PNB, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नितिन ने सुझाए थे और ये सारे के सारे शेयर दबाव के साथ इस समय कारोबार करते हुए। बैंक्स, मेटल्स और फिर ऑटो, यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को आज मिल रहा है। एक भी सेक्टर इंडेक्स नहीं है जो हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा हो। बिल्ट में गिरावट है हर्षिता जो आप बता रही थी। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर देखिए हाई बीटा माने जाते हैं, तेजी से गिरते हैं और बढ़ते भी तेजी से हैं। HCC के लिए आज का दिन काफी मुश्किल भरा। HDIL, यूनिटेक जैसे रियल एस्टेट शेयरों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स सबसे तेजी से गिरते हैं और यहां पर गिरावट देखने को मिल भी रही है। नितिन, कोई रियल एस्टेट शेयर जो आपको लगता हो जहां पर पोजीशंस मंदी की बननी शुरू हुई हो, जहां पर और करेक्शन आ सकती है दिन के दौरान? देखिए हेमंत, जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन कल सबसे ज्यादा हुआ है IB रियल एस्टेट में, बट ये शायद बैन में है या मुझे चेक करना होगा। 8% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो सबसे वीक अगर आप देखेंगे तो IB रियल एस्टेट है। IB रियल बैन में भी हम लोगों ने ओपन टेक्सटाइल बैन में था, नहीं है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो रियल एस्टेट में IB सबसे वीकेस्ट है। इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी अच्छा खासा हो रहा है, करीब 8% का बिल्डअप है। लॉट साइज काफी बड़ा है, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर्स की जगह ऑप्शंस में करें तो ज्यादा बेहतर है। इसमें मुझे लग रहा है कि नीचे ये करीब 80-81 की तरफ आना चाहिए। उसके बाद DLF में पोजीशंस कल 2.5% बनी शॉर्ट है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी आप वीक एटलीस्ट बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। और ओवरऑल सेक्टर में कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मुझे लगता है कि अगर आप कॉल राइट कर सकते हैं ऊपर की तो वो भी ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी। काफी बड़े बड़े लॉट्स हैं तो ऊपर आउट ऑफ मनी कॉल राइटिंग करके भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इस बीच 300 पॉइंट गवा चुका है सेंसेक्स, 27,570 के लेवल्स। और निफ्टी जैसे हम अनुमान लगा रहे थे कि एक बेहद कमजोर शुरुआत होगी, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अब लगभग 100 अंकों की गिरावट पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स लहूलुहान 238 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। और खैर मनाइए कि ग्लोबल मार्केट्स में खराब स्थिति है, उसी पर हम ज्यादा रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरीश, बैंक निफ्टी जिस तरह से टूट रहा है और जैसे हेमंत ने भी पूछा था पहले कि PSU बैंक्स में क्या फिलहाल पोजीशनिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए
SBI के नंबर्स आना बाकी हैं, PNB के नंबर्स आना बाकी हैं और अब तक जो भी हमने देखा है मूव इन काउंटर्स में थोड़ा सा बिकवाली का रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर से और इस समय नंबर से पहले क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए जब इतना मूड बिगड़ रहा है? नंबर्स तो फिर से शायद खराब ही रहेंगे। आई मीन व्हाट वी हैव सीन पॉसिबली इन द लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, क्योंकि जो NPA इश्यूज है वो अभी भी है। So I think especially after the sort of move which we are seeing in the PSU banks, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि couple of banks have actually gone up anywhere between 60 to 100%. तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि even at these levels, despite the sort of a correction which we have seen in the past few days, one should be booking out to a very large extent because I think the NPA issues will stay at least for the next 3 to 4 quarters. तो तब तक I think you'll get enough opportunities to buy these stocks at lower levels. चलिए, तो NPA issues गहराने वाले हैं। अब आप देखिए इन्फोसिस ने आज की जो गिरावट दिखाई है फिर से नया 52 वीक लो बना लिया है। और अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखें आज बाजार को कौन खींच रहा है, HDFC बैंक, ये दोनों ट्विंस हैं HDFC से। अब देखिए दोनों सबसे ज्यादा प्रेशर आज भारतीय बाजारों पर बनाते हुए, फिर ITC, और इस शेयर के लिए आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कल से GST की इंपॉर्टेंट बैठक शुरू होने वाली है, ये भी दबाव बना रहा है। ICICI बैंक दबाव बना रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दबाव बना रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं और अगर ये पेडिग्री देखें तो ये सब दिग्गज शेयर हैं और अगर ये सारे एक साथ कमजोर हो तो बाजार का उठ पाना जनरली काफी मुश्किल होता है। अमरीश का ये कहना सही होगा, भारतीय बाजारों ने और बल्कि दुनिया भर के बाजारों ने अब तक हिलरी क्लिंटन को डिस्काउंट किया था और ट्रंप को डिस्काउंट किया नहीं था। कल देर शाम जिस तरह से ABC न्यूज वॉशिंगटन का जो सर्वे निकल कर आया है, इसने पहली बार ट्रंप को बताया है कि ये आगे हैं। तो क्या अब हम इसको डिस्काउंट करना शुरू करेंगे और अगले 5 ट्रेडिंग सेशन मुश्किल भरे रह सकते हैं, न सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी और दुनिया भर के बाजारों के लिए भी? आपका क्या व्यू है? एब्सोल्युटली, क्योंकि यदि ट्रंप को डिस्काउंट करना है then possibly the markets will still fall further. And I mean, I'll not be surprised. I mean, in case हम लोग के markets could look at levels of about 8200 to 8300, शायद उस लेवल पे to a certain extent Trump discount शायद हो सकता है। तो गहरी मार पट्टी भी जरूर दिखाई दे सकती है अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं और ठीक उसका खुलासा अगले हफ्ते होने वाला है, तो उस पर सभी ग्लोबल मार्केट्स की नजरें जरूर बनी रहेंगी। इस बीच आप देखिए यहाँ पर जो काउंटर्स आज ज्यादा मार खा रहे हैं, इसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की हम बात कर रहे थे हेमंत, तब वो 4% फिसल चुका है काउंटर। साथ ही आप देखिए HDIL जैसे स्टॉक्स, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने नए प्रोजेक्ट में एक ही दिन में लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट की बिकवाली कर दी है। नोएडा का जो प्रोजेक्ट है वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लाते हैं और मैं ये जानना चाहूंगी क्या यहाँ पर एक कॉन्ट्रा कॉल बन रहा है? क्या हिम्मत करनी चाहिए अमरीश इस स्टॉक में पैसे लगाने की? कर तो सकते हैं क्योंकि आजकल यदि नोएडा में देखते हैं, आई मीन देयर इज अ इन्वेंट्री बिल्ट अप। डिस्पाइट दैट, आई मीन इफ गोदरेज इज एबल टू सेल दिस मच ऑफ स्पेस, इट क्लियरली शोज कि जो नाम है वही बिकता है। एंड इन रियल एस्टेट आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट द ब्रांड नेम्स एंड इन्वेस्टिंग, एंड गोदरेज इज क्लियरली अ फ्यू ऑफ देम। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज ने नतीजे भी अगर आप देखें पिछले कुछ क्वार्टर्स के अच्छे दिए हैं बाकी रियल एस्टेट कंपनियों के बनस्पत, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक कॉन्ट्राबेट हो सकता है, ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो 5 से 52 वीक्स लो बना रहे हैं, L&T टेक देखिए, माइंडट्री देखिए, तो ऐसा नहीं कि दिग्गज इन्फोसिस ही नीचे है। किरण, छोटी मझौली IT कंपनियां भी देखिए दबाव के साथ ट्रेड कर रही हैं। IT में बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट बताइए, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को अभी डिस्काउंट करना बाकी है, हिलरी क्लिंटन की जीत को अब तक सब डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे थे और अगर ये डिस्काउंटिंग होगी तो शायद IT सेक्टर और ज्यादा तेजी से फिसल सकता है। आपका टॉप शॉर्ट कैंडिडेट IT सेक्टर में कौन सा होगा? हेमंत जी, मेरा टॉप शॉर्ट कैंडिडेट IT सेक्टर में विप्रो होगा। सबसे वीक स्टॉक दिखाई दे रहा है, जहां पे इन्फोसिस और TCS और टेक महिंद्रा ने थोड़ा सा उछाल दिखाई दी थी, इस स्टॉक ने बिल्कुल नहीं दिखाई दी थी और नेगेटिव डाइवर्जेंस इसमें बहुत दिखाई देता है।
मुझे लगता है कि अगर हम स्टॉप लॉस करीबन 465 के करीब लगाते हैं और शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करते हैं तो इजीली हम 420 425 के लेवल्स अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल देखने को मिल जाने चाहिए। एंटी टेक पर आपकी क्या राय है अमरीश? देखिए, जब ये इशू आया था तब सब कह रहे थे कि गलत टाइम पे आया है, जब यूएस में इलेक्शंस के बात हो रही है। Absolutely. और तब भी हमने देखा था इस इशू ने कुछ खास अच्छा प्रदर्शन दिखाया नहीं और एक्सपेंसिव भी था, काफी एक्सपेंसिव भी था बिल्कुल। Absolutely. तो जिनके पास है शेयर, क्या बेच दें और गिरावट देखने को मिल सकती है या जितनी गिरावट होती हो चुकी एवरेज करने का समय? आप कैसे देख रहे हैं? गिरावट तो और भी देख सकते हैं। आई थिंक द स्टॉक कैन स्टिल कम डाउन बाय either possibly 75 to 100 rupees. In case they can digest that sort of a fall, then possibly they can hold on. पर एक बात तो श्योर है, for any IPO which opens below the issue price and stays below that for the next few days, उसको इश्यू प्राइस के ऊपर जाना बहुत मुश्किल लगता है और जब आता है तो फिर लोग बेचने भी एब्सोल्युटली। सो आई थिंक दैट इज समथिंग आई थिंक पीपल शुड कीप इन माइंड। अच्छा, इस बीच एमएनएम के ऑटो के बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। देखिए, अब आज भी बिक्री के आंकड़े कई कंपनियों के आना बाकी हैं और नजर होगी फिर ट्रैक्टर की सेल्स कैसी रहती है। एमएनएम की 52,008 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं और अगर आप इसे कंपेयर करें पिछले साल इसी महीने से, अक्टूबर के महीने से, तो ये 1.25% मजबूत है। एक्सपोर्ट्स में करीब करीब 28% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो एमएनएम के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन अब इसमें ब्रेकअप करके देखना होगा कि ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े कैसे आए, क्योंकि जनरली अब आजकल ट्रैक्टर्स के ऊपर सबका फोकस बना हुआ है। तो आंकड़े मोटा मोटी जो सामने आए हैं वो बढ़त के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन बाजार का मूड आज देखिए जिस तरह से कमजोर है, शेयर हिल नहीं रहा है, इनफैक्ट 1% की गिरावट यहाँ पर बनी हुई है, बिल्कुल पुल बैक नहीं आ रहा है इस काउंटर में। इनफैक्ट नितिन, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, किस तरह की पोजीशन इस समय मार्क्ड इन है ऑटो कंपनियों में, खासतौर से एमएनएम? देखिए सदा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप बहुत ज्यादा नहीं है। कल करीब 1-1.25% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था। अगर आप एक्सपायरी 3-4 दिनों में देखेंगे एक्सपायरी के बाद, तो करीब 2-2.5% का फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो रोलओवर्स के बाद बहुत ज्यादा ओआई बिल्डअप नहीं है और निफ्टी में वेटेज अच्छा होने के कारण मुझे लगता है कि निफ्टी में दबाव रहेगा। जैसे मेरा मानना है कि निफ्टी 8500 ब्रेक करके 84, 83, 50 की तरफ मूव कर सकता है। उस केस में एमएनएम में यहाँ पे बाइंग पॉजिटिव न्यूज के बाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में होने के कारण इसमें दबाव रह सकता है। हो सकता है आज ये न्यूज के कारण एक बार थोड़ा बाउंस बैक करके 1330, 1335 की तरफ मूव कर सकता है, बट वहां पे अगर पोजीशन है तो थोड़ी लिक्विडेट कर देनी चाहिए। और नीचे इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 1300 का आ रहा है। 1300 ब्रेक करता है तो नीचे एक बार मार्केट के दबाव के कारण ये करीब 1270, 1275 आ सकता है। चलिए, निचले लेवल से थोड़ा सा एक्शन जरूर आया है, 1% नीचे था ये काउंटर, अब कुछ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में ट्रैक्टर के जो आंकड़े हैं वो 45,000 यूनिट से ज्यादा बिके हैं ट्रैक्टर्स इस पर्टिकुलर महीने में, और वो एक रिस्पाइट जरूर रह सकता है। वो स्टॉक इस समय 61% ज्यादा बिक्री करी है, तो ट्रैक्टर्स का आंकड़ा कमाल करने वाला होना भी चाहिए था और हुआ भी है, और इसके ऊपर नजर है। तो एमएनएम के ऊपर रखिए नजर, और अगर एमएनएम ने 61% ज्यादा ट्रैक्टर्स बेचे हैं तो फिर एस्कॉर्ट्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो आंकड़ा भी अभी आना बाकी है। जहां 45,177 यूनिट इन्होंने बेची हैं, 28,080 यूनिट इन्होंने पिछले साल इसी महीने में बेची थी। तो अच्छे नंबर्स तो दिख रहे हैं। इन नंबर्स को देखकर आपका क्या व्यू बन रहा है? ट्रैक्टर्स के देखिए आंकड़े जबरदस्त है, क्योंकि दिस इज क्लियरली द मानसून इफेक्ट, और ये एक्सपेक्टेड था कि बिकॉज ऑफ गुड मानसून क्लियरली द रूरल सेल्स आर गोइंग टू राइज, एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स ट्रैक्टर्स इन अ वेरी बिग वे। तो मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट्स के जो नंबर्स आएंगे वो भी काफी अच्छे आएंगे। चलिए, तो एस्कॉर्ट्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एमएनएम के ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े तो दमदार रहे हैं, 61% का इजाफा, और निचले लेवल से एस्कॉर्ट्स भी रिकवर करने लग गया है, इस उम्मीद में कि यहां पर भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बिक्री के आंकड़े का इंतजार है। अब पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ एमएनएम, क्या यहां पर अब अच्छी तेजी बनेगी नंबर्स के बाद, वो देखना होगा। 1328 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमारे जानकारों से हम चर्चा को जारी रखेंगे। देखिए, निचले लेवल से कुछ रिकवरी जरूर आई है। 300 पॉइंट टूटा था सेंसेक्स, अब 250 अंक ही नीचे है, और 8542 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या मदद कर रहा है बाजार को, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, और क्या आपकी ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए अगर 8550 के आसपास फिर निफ्टी दिखाई दे। अमरीश, किरण और नितिन से चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। देखिए M&M के अच्छे ट्रैक्टर के आंकड़ों जो आए हैं फेस्टिवल सीजन के, उसके बाद M&M का शेयर रिकवर होता हुआ आपको दिख रहा है। डेज लो से करीब करीब 30 रुपए की रिकवरी यहां पर देखी जा चुकी है, लेकिन असली रिकवरी और असली तेजी तो मॉल में देखने को मिल रही है। तो आज तो ऐसा नहीं है कि खरीदारी बिल्कुल गायब है, खबरों के दम पर एक्शन भरपूर है। ऐसे कमजोर बाजार में जहां सेंसेक्स 300 पॉइंट नीचे हो, मॉयल ने क्योंकि 3 महीने से लगातार कीमतें बढ़ाई हैं, आप देखिए अच्छी तेजी 5% तक की मॉयल में बनती हुई। जी हाँ, काफी दमदार गेन्स और अच्छे वॉल्यूम्स पर एक खरीदारी हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट किरण, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि अमरीश ने कुछ ही देर पहले बाजार खुलने से पहले कहा था कि यहाँ पर मौका है, स्टॉक में तेजी होनी चाहिए और खरीदारी करके चले। अब चार्ट्स पर मुझे बताइए कितना और एक्शन देखने को मिलेगा और क्या अभी भी चांसेस हैं स्टॉक में पोजीशन लेने की? रिस्क टू रिवॉर्ड में हर्षदा जी अभी ये नहीं बैठता है क्योंकि 280 285 पे इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और उसका टारगेट करीबन 360 के करीब था, वो कल अचीव हो चुका है। उसके बाद ये मोमेंटम जारी रहे और रह सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में नहीं है। अभी अगर कोई कंपल्सिव ट्रेडर है तो उसका स्टॉप लॉस डीप डाउन रहेगा, करीबन 342 344 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो कि बहुत नीचे है। और अगले टारगेट्स की ओर अगर देखे जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 413 415 के लेवल्स आ जाते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं, पर मुझे लगता है कि जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आते दिनों में 414 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए स्टॉक में। 414 का स्तर देखने को मिल सकता है मॉयल में, ये राय निकल कर आ रही है। वक्त है किरण आपसे विदा लेने का, नितिन आपसे भी विदा लेने का। शुक्रिया आपका। अमरीश हमारे साथ बने रहेंगे और अब हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी जी। हाय सर, गुड मॉर्निंग। मार्केट में चिंता सबको जो सता रही है वो ये है कि अगले हफ्ते 8 तारीख को कहीं डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट ना बन जाएं। क्या भारतीय बाजारों ने और दुनिया भर के बाजारों ने इस चीज को फैक्टर इन अभी नहीं किया है, आपका ये मानना है? और आप कैसे देख रहे हैं आप इस इवेंट को, और अगले 5 दिन क्या बहुत मुश्किल भरे रह सकते हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट ने इसको बिल्कुल प्राइस नहीं किया है अभी तक, क्योंकि कल तक जो ओपिनियन पोल्स अमेरिका में आ रही थी उसमें लगातार लग रहा था कि हिलरी क्लिंटन आगे है और उनका जीत निश्चित है। लेकिन अभी जो पोल्स आ रहे हैं उसको, और FBI का जो फिर से प्रोब शुरू हुआ है, उसको देख के लग रहा है कि ये एक 50-50 जैसे रेस बन गया है। अभी भी कुछ नहीं कह सकते निश्चित रूप से कि एक कैंडिडेट जीतेगा या दूसरा, लेकिन मार्केट को सडनली लगा कि क्या हम गलती कर रहे हैं कि पूरा इतना कॉन्फिडेंट और कंप्लेसेंट बन जाएं कि हिलरी क्लिंटन ही जीतेगी और उसको बिल्कुल स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट ना करे कि ट्रंप का जो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी हो सकता है। और मैं कहूंगा कि सडनली कल यूएस मार्केट में ये चिंता आया हुआ है कि अगले 5 दिन में शायद पोजीशंस को थोड़ा ट्रिम किया जाए, थोड़ा कॉशियस बन जाए लोग, इन्वेस्टर्स, और थोड़ा सा हेज भी कर ले अपने पोजीशन वो इवेंट के लिए। क्योंकि जैसे हमने ब्रेक्सिट में देखा था, मार्केट ने बिल्कुल प्राइस नहीं किया था उस इवेंट को और उस दिन एक बहुत बड़ा झटका लगा था। तो ऐसे एक झटके का आशंका तो बिल्कुल है 9 तारीख को, अगर मार्केट अगले 4-5 दिन में थोड़ा सा ये इवेंट को प्राइस नहीं कर लेते हैं। और मैं सोच रहा हूं कि कल से जो शुरू हुआ है वो यही शुरुआत है पोजीशनिंग की, कि लोग थोड़ा कॉशियस बन रहे हैं और हल्का सा अपना जो सर्टेनिटी है उसको कम कर रहे हैं हिलरी क्लिंटन के लिए, और ट्रंप के लिए थोड़ा सा तैयारी भी चालू हो गया। फिर भी मैं कहूंगा अगर सच में ट्रंप जीत जाता है तो मार्केट को एक काफी झटका लगने वाला है शॉर्ट टर्म में। लॉन्गर टर्म में मैं कहूंगा कि इतना बड़ा इवेंट नहीं है, मार्केट चेंजिंग इवेंट नहीं है, लेकिन नियर टर्म में तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकता है अगर ट्रंप जीत जाता है तो। उदयन, क्योंकि आपने कहा कि एक मार्केट चेंजिंग इवेंट नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में झटका जरूर लगेगा, लेकिन सभी लोग ये समझना चाहेंगे, स्पेशली भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में, कि FIIs का क्या स्टांस रहेगा, वहां पर इकोनॉमिक स्थिति कैसी रहेगी, ट्रंप की पॉलिसीज कितनी असरदार होंगी उस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए या फिर वहां पर ग्रोथ लाने के लिए। ऐसे में क्योंकि भारत में FIIs का काफी बड़ा योगदान रहता है निवेश के लिहाज से, कितने समय तक वो अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है, या फिर इंडेक्स के बारे में सोचना छोड़ दें एक बार और जहां पर ग्रोथ दिख रही है मार्केट में, जैसे हम पहले भी चर्चा करते आए हैं, डोमेस्टिक स्टोरीज, उसी पर ध्यान दें? क्या रवैया अपनाए अब लोग? देखिए, यहां पे बैठ के
यूएस मार्केट का, यूएस इलेक्शंस को और यूएस पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के पॉलिसीज को एनालाइज करना मेरे ख्याल से बहुत अक्लमंदी की काम नहीं होगा। एक चीज आपको साफ नजर आ रहा है हर्षदा कि पिछले एक महीने से एफआईआईस लगातार बेच रहे हैं, और उस बेचने का कारण यूएस इलेक्शंस नहीं है, उस बिकवाली का कारण है कि इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत ज्यादा पैसा आया था, क्योंकि यूएस में जो इंटरेस्ट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत ही लो था और लगातार नए पैसे सिस्टम में डाल रहा था सेंट्रल बैंक्स, यूएस फेड जैसे। वो अभी मेरे ख्याल से कम होते जा रहा है और खत्म की ओर जा रहा है, और इंटरेस्ट रेट्स यूएस में थोड़ा सा बढ़ जाएंगे दिसंबर में। यही मेरे ख्याल से सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की उम्मीद है। उसी की तैयारी चल रहा है। ये जो लिक्विडिटी में एडजस्टमेंट आप अक्टूबर महीने में जो 7,000 करोड़ को बिकवाली आया है एफआईआई से, उसी के चलते हुए ये आपको नजर आ रहा है। अगर ट्रंप आ जाता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, मेरे ख्याल से एफआईआई सेलिंग आप फिर से और एफआईआई सेलिंग देखेंगे इमर्जिंग मार्केट्स में, और वो नवंबर में आपको दिख जाएगा। लेकिन जैसे आपने ब्रेक्सिट के दिन देखा था, उस दिन एक बहुत बड़ा झटका लगा था मार्केट को, लेकिन उसके बाद मार्केट ने सीधा 24 घंटे में फोकस चेंज कर दिया था और फोकस चला गया था कि अभी यूएस फेड अपना इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा सकता है क्योंकि ब्रेक्सिट हुआ है और हम अबंडेंट लिक्विडिटी के साथ खेल सकते हैं। तो ब्रेक्सिट के बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया था। ऐसा ट्रंप के साथ भी हो सकता है। अगर ट्रंप जीत जाता है, जो होपफुली नहीं होगा, उस दिन एक झटका हो सकता है, 2-4 दिन के लिए एक झटका हो सकता है, लेकिन उसके बाद मार्केट ये सोच सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है, इसका मतलब शायद बहुत बड़ा फिस्कल स्टिमुलस यूएस मार्केट में होगा, जिसकी चर्चा ऑलरेडी आप देख रहे हैं सीएलएसए जैसे ब्रोकरेज हाउस कर रहे हैं। तो मार्केट का रुख एकदम ऑपोजिट हो जा सकता है 3-4 दिन में और एक हफ्ते में, कि ट्रंप एक्चुअली स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये सब एनालिसिस करना बहुत मेरे ख्याल से, जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सामने एक इवेंट है, उस इवेंट में वॉलेटिलिटी हो सकता है, उस इवेंट में गिरावट भी हो सकता है। आप अपना स्टॉक लिस्ट बना लीजिए, और अगर आपको एक बहुत बड़ा गिरावट अपने स्टॉक में आ जाता है ट्रंप के लिए, कुछ भी इवेंट के लिए, आप थोड़ा सा वो स्टॉक खरीद लीजिए, और अगर गिर जाता है तो और थोड़ा सा खरीद लीजिए। मुझे लगता नहीं है ट्रंप और हिलरी क्लिंटन में ऐसे कुछ पॉलिसी चेंज होगा। वो दोनों बहुत ही दूसरे तरीके से बात करते हैं, लेकिन पॉलिसी में उतना खास कुछ चेंज नहीं होगा जो ग्लोबल मार्केट्स और इकोनॉमी में पूरा तोड़ फोड़ आ जाए। तो मैं नहीं कहूंगा ये लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट चेंजिंग या गेम चेंजिंग इवेंट है। ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट चेंजिंग इवेंट है, जिसपे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। हमें तैयार रहना चाहिए अगले 7 दिन में। ऑलराइट, चलिए, तो बिल्कुल अगले 7 दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और अगले 5 ट्रेडिंग सेशंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन फिर क्या घरेलू बाजार के ऊपर मार्केट फोकस करेगा? जीएसटी के डेवलपमेंट्स के ऊपर नजर रहेगी? विंटर सेशन में कौन से रिफॉर्म्स को सरकार आगे बढ़ाती है, क्या उसके ऊपर नजर रहेगी? आपकी नजर कौन से इवेंट्स पर है घरेलू मार्केट के फ्रंट पर? इस क्वार्टर में मैं कहूंगा कि ट्रिगर्स ग्लोबल हैं। मुझे लगता नहीं है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में लोकल ट्रिगर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक अर्निंग सीजन अभी आधा से ज्यादा खत्म हो गया। आपने देखा ही है कि अर्निंग सीजन बहुत खास कुछ नहीं हुआ है। आईटी खराब है, एक्सिस बैंक बहुत ही खराब था। तो कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस है, कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस है। मिलजुल के मुझे लगता नहीं है इस क्वार्टर के बाद आपको लगेगा कि अर्निंग्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम आ चुका है। कमोडिटी प्राइसेस लगातार बढ़ गए हैं, इसका मतलब है हमारे मार्जिन्स फिर से प्रेशर पे आ जाएंगे डोमेस्टिक कंपनीज की, और प्रॉफिट ग्रोथ में ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि अक्टूबर और दिसंबर के बाद आपको अर्निंग्स के साइड से, जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकल फंडामेंटल है, वहां से आपको कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव पुश मिलने वाला है। रही बाकी चीज की बात कि आरबीआई पॉलिसी, वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जीएसटी का डिसीजन हम देखते हैं अगले साल के शुरू में, जनवरी फरवरी में क्या इसका आउटकम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नियर टर्म के लिए मुझे लगता है आप ग्लोबल इवेंट्स पे फोकस कीजिए। आप अपना घरेलू बाजार में लिस्ट बना लीजिए कि ये मिड कैप कंपनी, ये ऑटो बहुत बढ़ चुका था लेकिन मुझे खरीदना था, ये कंज्यूमर कंपनी अच्छा लेकिन वैल्यूएशन बढ़ गया था, 10% करेक्शन के बाद मैं खरीद सकता हूं। एक लिस्ट बना लीजिए, इसमें 1-2 टाटा कंपनी भी जोड़ दीजिए जहां पे करेक्शन बहुत हुआ है, और अगर और गिर जाता है ग्लोबल कारण, इसको भी शामिल कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो लिस्ट में। और अगर यूएस इलेक्शन रिजल्ट के कारण या यूएस इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने के कारण दिसंबर में
अगर कुछ बहुत बड़ा करेक्शन आता है, निफ्टी 8000 के आसपास चला जाता है और ये सब स्टॉक्स में 10, 12, 15% के करेक्शन आता है, तब आप इसको खरीद लीजिए, क्योंकि 2017 में आपने जो लोकल ट्रिगर्स की जिक्र किया वो फिर से सामने आ जाएंगे। शायद अर्निंग्स में रिकवरी हो, शायद जीएसटी स्मूथली चले जाए, और ये अगर चले जाते हैं तो ये स्टॉक्स में फिर से आप रिकवरी देख पाएंगे। नियर टर्म के लिए आप वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें, लिस्ट बना लीजिए और ग्लोबल मार्केट्स पे फोकस रहिए, क्योंकि वहीं से आ रहे ट्रिगर्स अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। आप लोकल मार्केट्स को मत देखिए, उसका देखने का समय शायद अगले साल होगा। दिन आपने मेंशन किया चुनिंदा ऑटो कंपनियां, एफएमसीजी स्टॉक्स, कुछ बैंक्स जहां पर आगे शायद गिरावट आए तो उसकी लिस्ट तैयार कर लें। टेक्नोलॉजी उस लिस्ट में आप रखेंगे या नहीं, क्योंकि वहां पर आप देखिए गिरावट काफी आई है, काफी लोग नेगेटिव हो चुके हैं, तो क्या उस पर धीरे धीरे करके खरीदारी शुरू करनी चाहिए या फिर अगले क्वार्टर के बाद कुछ अगर इंडिकेशन बेहतरी का आए तभी लिया जाए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब मुझे भी पता नहीं हर्षदा मैं क्या दूं, क्योंकि इसके बारे में मैं भी सोच रहा हूं, क्योंकि ये ट्रेड क्राउडेड हो चुका है। अभी 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले आप बताते कि इन्फोसिस बेचना चाहिए, टीसीएस में प्रॉब्लम्स दिख रहा है, एचसीएल टेक शायद वो मोमेंटम नहीं दिखा पा रहा है, तब ये मान जाते हैं हम कि अच्छा ये एक आप ट्रेड में जा रहे हो जिसमें अंडर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। काफी अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है। अभी क्राउड मतलब आप 10 लोगों से पूछोगे 9 लोग बेरिश हैं आईटी पे। जब ये हो जाता है तब फिर से सोचना पड़ता है बैठ के टेबल पे कि क्या ये ट्रेड का समय अभी खत्म होने वाला है, और जो डैमेज होना था वो 90% हो चुका है। मेरा राय है, और मैं गलत हो सकता हूं इसमें, कि अगले 2-3 महीने में शायद बहुत ज्यादा रिकवरी ना आए आईटी में, क्योंकि ये जो ग्लोबल इवेंट्स चलते हैं, अगर और भी खराब कुछ न्यूज आता है ग्लोबल मार्केट से, आईटी पे असर पड़ सकता है। अगर ट्रंप जीत जाता है 9 तारीख को, होपफुली नहीं होगा, आईटी में और एक झटका लग सकता है। आपने सुना ही है ट्रंप का राय क्या है ये सेक्टर के बारे में। तो ये मैं नहीं कह सकता हूं कि ये सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है, एक और लास्ट झटका बाकी हो सकता है। लेकिन ये कहना कि इन्फोसिस को अभी राइट ऑफ कर दे, टीसीएस को राइट ऑफ कर दे, एचसीएल टेक के बारे के दिशा में कभी नहीं देखना है, अभी ये हिस्ट्री हो चुका है, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग कंपनीज है। ये खराब फेज से चल रहा है, आपको पेशेंट होना पड़ेगा। लेकिन अक्टूबर और दिसंबर के बीच में अगर एक डीप ग्लोबल करेक्शन आता है तो आईटी को भी आप रेडार में रखिए। रिजल्ट्स और रिटर्न्स शायद अगले 3-4-6 महीने में ना आए, लेकिन एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है अगले 3-4 महीने में आईटी में। ये कॉन्ट्रेरियन कॉल है, मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कंपनीज को आप, बड़े आईटी कंपनीज को आप 13-14 पी मल्टीपल पे, ये 12-13 पी मल्टीपल पे खरीदने की मौका आपको यूजुअली नहीं मिलता है। तो हाँ, ये सेक्टर अभी नेगेटिव है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगले 3 महीने में। अगर आप पेशेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ब्लू चिप जो अच्छे कंपनीज है उसके तरफ देखिए और उसको बिल्कुल राइट ऑफ करने का स्ट्रैटेजी मत अपनाइए। ऑलराइट, चलिए, तो सेल लगेगी और उसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, अच्छे शेयर सस्ते भाव पर खरीदना चाहिए। शुक्रिया उदयन आपका समय निकालने के लिए और अपनी एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। इस बीच आप देखिए, जो कंपनियों ने ऑटो के सेल्स के नंबर्स अक्टूबर महीने के कल पेश नहीं किए थे वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए, और बजाज ऑटो के नंबर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जनरली एक्सपोर्ट फ्रंट पर ये डिसअपॉइंट करता ही है और पिछले कई मंथ से कर रहा है, तो कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं, क्योंकि सबको पता था कि एक्सपोर्ट फ्रंट पर खास अच्छा प्रदर्शन देखने वाला नहीं है। घरेलू फ्रंट पर अगर आप टोटल बिक्री को देखें तो कुल 1% ही हर्षदा वो बढ़ी है, और यही निराशाजनक स्थिति है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में उम्मीद थी कि शायद परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर रहेगा, लेकिन अब इसने गिरना भी बंद कर दिया है। देखिए, क्योंकि लोग मानकर ही चलते हैं, क्योंकि ये भी टाटा मोटर जैसा शेयर है, ग्लोबल सेल्स को जैसे तवज्जो दिया जाता है, इसके भी एक्सपोर्ट के नंबर्स के ऊपर तवज्जो दिया जाता है, और वो कमजोर आ ही रहे हैं। जिस तरह से जिन मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर रहा है उनमें मुश्किलें बनी हुई हैं। जी हाँ, और इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपके रेडार पर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी होम लोन की दरें घटाई हैं और अब बैंक लोन दे रहा है 9.1% पर। स्टॉक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, इनफैक्ट दबाव का सिलसिला जारी है। इन दोनों स्टॉक्स में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, अम्बरीश बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा और बाजार पर नजर रखिए। गिरावट कम से कम थम गई है, ये एक राहत की बात है। 300 अंक नीचे सेंसेक्स था, देखिए अब 250 अंक ही नीचे है, तो निचले स्तरों से 50 पॉइंट की रिकवरी भी आप इसे कह सकते हैं। और अगर आप गिरने वाले शेयर देखें तो जब भारतीय बाजार खुले थे तो 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 8 गिरने वाले शेयर थे और अब ये संख्या घटकर 6 हो गई है। तो कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। और कहां है सुधार? मॉइल जैसे स्टॉक्स में NMDC पर नजर रखिए। देखिए कमजोर खुला तो जरूर, लेकिन यही सबसे अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और अम्बरीश कह भी रहे थे कि अगर उन्हें कोई शेयर खरीदना होगा तो वो NMDC जैसे स्टॉक्स होंगे। आप देखिए अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं, जिस तरह से ओर की कीमतें मॉइल ने बढ़ाई हैं, NMDC के लिए भी अच्छी खबर मानी जाएगी। और ये FNO का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर इस समय साबित हुआ है। भारतीय इंफ्राटेल में तेजी देखने को मिल रही है और MNM निचले स्तरों से आपको बता दूं अब 40 रुपए से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े जो 61% बढ़े, उसके बाद से ये स्टॉक देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं रिकवर करता हुआ दिख रहा है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि स्पॉट्स पर रखिए नजर, और वहां पर भी देखिए क्या सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी अभी जो आंकड़े आए हैं अम्बरीश, उस पर राय लेना चाहता हूं, और वो है बजाज ऑटो के आंकड़े। कंपनी कह रही है कि कुछ खास अच्छी ग्रोथ उनको देखने को नहीं मिली है दशहरा में, लेकिन उनको उम्मीदें हैं नवंबर और दिसंबर में जिस तरह से नई गाड़ियां ये लॉन्च करेंगे उससे इनको अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं। ये बताइए बजाज ऑटो कैसे ट्रेड कर रहे हैं और कैसे देख रहे हैं आप इन नंबर्स को? अंडर परफॉर्मर तो रहा हुआ है और मुझे लगता नहीं कि बिकॉज ऑफ दिस न्यूज शायद बहुत ज्यादा गिरे, बिकॉज इवन इन द पास्ट वी हैव सीन दैट इट डजंट फॉल टू मच ऑन एडवर्स न्यूज। तो यहाँ से शायद 150-175 रुपीज शायद गिर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ ट्रेडर स्टॉक। तो मैं तो बोलूंगा दैट वन शुड पॉसिबली लुक एट अ हीरो और अ TVS एज कम्पेयर टू बजाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उनके नंबर सभी आने हैं आज दिन के दौरान, इन दोनों ही कंपनियों के नतीजे और नंबर्स आने वाले हैं हर्षदा। जी हाँ, और साथ ही एक और खबर जिस पर हमारी नजर गई थी ब्रेक से पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने होम लोन की दरें घटाई हैं 9.1% पर वो लेकर आए हैं। स्टॉक देखिए लेकिन अभी भी लैंग्विश कर रहा है अम्बरीश 253 के आसपास। SBI is the same view which I have for the other PSU banks और मुझे तो लगता है कि यहाँ से भी शायद करेक्ट करेगा। I think a level to look at SBI would be closer to about 115, like 215, 220 levels. So we could see a correction of about 30-35 rupees from here. अमरीश, जाते जाते ऑयल कंपनियों में भी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पहले भी नोटिस कर रही थी गैस कंपनियों में प्रेशर था, गेल, महानगर जैसी कंपनियों की शुरुआत कमजोर रही, वहां पर सेल साइड की पोजीशंस बनी हुई हैं। अब BPCL 2.5% करेक्ट होता हुआ, ONGC में करेक्टिव मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, RIL भी फिसल रहा है। यहां पर क्या रवैया होगा? ऑयल कंपनीज में भी मुझे लगता है कि लाइक अपसाइड काफी लिमिटेड है, क्योंकि जिस हिसाब से ऑयल का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, I think over the next, like 9 to 12 months, expecting oil to move up to levels of about $60. And at the same time, I think even the retail prices थोड़ा तो दबाव रहेगा, because the government would not like to reduce excise, which they had increased multiple number of times in the last 1 year. तो शायद थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है। So I think whatever positive news had to come in the OMCs have come in the last 18 months. तो आगे जाके मुझे लगता है कि मार्जिन्स पे भी दबाव रहेगा। So I think this is possibly a time to book out to a certain extent. शुक्रिया अमरीश, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए मार्केट पर। इस बीच 240 अंकों की गिरावट पर सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ 80 पॉइंट नीचे। निफ्टी इस समय 8545 के लेवल्स आ चुके हैं, लेकिन बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में 200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान जारी है। ऑलराइट, चलिए तो इस नोट पर हर्षदा को दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ बना रहने वाला हूं और मैं आज आपको बताऊंगा कि कमोडिटी बाजार में किस तरह से ओपनिंग होने वाली है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप का डर ऐसा नहीं इक्विटी मार्केट्स में है, और इक्विटी मार्केट्स में तो है ही, इसलिए लोग सोना खरीद रहे हैं। तो घरेलू बाजार में सोना कैसा खुलेगा और दूसरी कमोडिटीज पर राय देंगे ब्रेक के उस पार।